नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पाइल्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के पाइल्स के लिए कॉम्बिनेशन है। इंटरनल का कॉम्बिनेशन अलग है, एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन अलग है और आप देखेंगे इससे सभी टाइप के जो पाइल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाइल्स या हेमराइड्स या बवासीर भी इसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अभी होने लगा है। अब यंग एज में भी होने लगा। पहले तो एक पर्टिकुलर एज पे जाके ये देखने को मिलता था। नॉर्मली इन जनरल दो टाइप के जो पाइल्स हैं वो देखे जाते हैं। एक इंटरनल पाइल्स होते हैं जो एनस के रेक्टम के अंदर जो पाइल्स होते हैं। एक एक्सटर्नल पाइल होते हैं जो रेक्टम के बाहर पाइल जो है वो एक तरीके से लटक जाते हैं या निकल जाते हैं बाहर, उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। दोनों की कॉम्बिनेशन अलग है। होम्योपैथी में बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम कारण जान लें इसके तो वो बहुत ज़रूरी है कि पाइल्स होता क्यों है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारी एनस है, जो रेक्टम है, उसमें जो ब्लड आता है आर्टरीज़ के थ्रू और फिर वापस जाता है वो वेन्स के थ्रू जाता है। तो जो वेन्स होती हैं जो ब्लड को वापस लेके जाती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस लेके जाती है, उनको वेन्स बोलते हैं। और उन वेन्स में के फूलने को ही, उनमें कोई एंगोजमेंट होने को ही पाइल्स जो है बोला जाता है। और इसमें स्टेनिंग जोर लगाना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। जैसे जिनको कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है उन लोगों को वहाँ पे जो वेनस एंगोजमेंट है वो देखने को मिलता है। लगातार कब्ज़, लगातार स्टेनिंग, लगातार जोर लगाना टॉयलेट में जाके। इसके अलावा वेट लिफ्टर जो होते हैं, जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, उन लोगों को बहुत चांसेस रहते हैं होने के। बहुत ज़्यादा देर लॉन्ग सिटिंग वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, उन लोगों को। सीडेंट्री लाइफ है, एक्सरसाइज ना के बराबर है, पूरा दिन बैठने का काम है, ऐसे लोग। इसके अलावा प्रेगनेंसी में फीमेल को बहुत ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है देखी जाती है, क्योंकि पेल्विक जो प्रेशर है जो वो बढ़ने से वेन्स में जो प्रेशर है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से वेन्स जो है फूल जाती है। इसके अलावा मेल में भी प्रोस्टेटाइटिस जिसको होता हो, गदूद जिसे बोलते हैं, उसकी समस्या जिसको हो, उसकी वजह से भी ये पाइल्स जो हैं देखने को मिलते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैक्सिमम इसमें रहते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जिनमें ज़्यादा होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाने वाले लोग हो गए, तीखी चीज़ें खाने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग हो गए, बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीने वाले लोग हैं। ये ऐसे फैक्टर हैं जो बॉडी में नाइट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन है, नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और नाइट्रिक एसिड बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है वेन्स को एंगोज करने के लिए। जिन लोगों को बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, खासकर ई कोलाई का इन्फेक्शन हो या सल्मोना टाइफी, टाइफाइड वाला जो इन्फेक्शन है वो, या मलेरिया भी बार बार किसी को देखने को मिलता है, अगर ऐसे लोगों के शरीर में भी जो नाइट्रिक एसिड है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। और नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के ज़्यादा होने की वजह से वेन्स में ये जो फुलाव है, ये जो पाइल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए कारण। लक्षण को इसको हम ग्रेड के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट ग्रेड के पाइल्स हैं जो स्टार्टिंग है, उनमें मोस्टली इंटरनल ऐसे पाइल्स रहते हैं जिनमें ईचिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, इरिटेशन और ईचिंग ज़्यादा रहती है। ब्लीडिंग भी काफ़ी हद तक इनमें कई बार देखने को मिल जाती है, लेकिन अक्सर केस में नहीं है। सेकंड ग्रेड के जो पाइल हैं, जो थर्ड ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में या सेकंड डिग्री के पाइल जिन्हें बोलते हैं, उनमें पाइल्स जो हैं वो समझिए कि जब स्टूल के साथ में जब वो पेशेंट जो है पोटी करता है तो उसके साथ में वो बाहर निकल आते हैं, फिर अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। ये सेकंड ग्रेड के पाइल का सिम्टम है। इसमें भी इरिटेशन, ईचिंग देखने को मिलती है, कई बार ब्लीडिंग भी रहती है। थर्ड ग्रेड के या थर्ड डिग्री के जो पाइल हैं, उसमें भी स्टूल के साथ पाइल्स बाहर आएंगे, लेकिन अपने आप अंदर नहीं जाएंगे। उनको उंगली से, पेशेंट बोलेगा कि उंगली से उसको अंदर करना पड़ता है, उंगली से वो ईजिली अंदर चले जाते हैं।
इरिटेशन, ईचिंग, पेन, बर्निंग, ये सब यहाँ भी देखने को मिलता है। फिर है लास्ट ग्रेड या फोर्थ ग्रेड के जो पाइल हैं, जो परमानेंट ही बाहर लटके रहते हैं और ये बहुत पेनफुल होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, काफ़ी पेन इनमें रहता है। और ब्लीडिंग हालांकि उतनी नहीं रहती क्योंकि ये बाहर ही है और स्टूल की रगड़ उतनी नहीं लगती, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा इनमें रहता है। अब होम्योपैथी में इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक्सटर्नल पाइल्स की बात करते हैं। जो पाइल बाहर रहते हैं, एक्सटर्नल है, पेन बहुत ज़्यादा रहता है उनमें, उनकी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप को 30 पोटेंसी में लेना है। इसमें काफ़ी बर्निंग सेंसेशन, पेन, इरिटेशन काफ़ी देखने को मिलता है, तो एस्कुलस हिप को 30 पोटेंसी में लेंगे। 5 ml अपने कॉम्बिनेशन में ले लेंगे। दूसरी जो मेडिसिन है वो है कोलिन सोनिया। कोलिन सोनिया को भी 30 पोटेंसी में लेना है, 5 ml लेना है। ये भी काफ़ी अच्छी रेमेडी एक्सटर्नल पाइल्स की, जहाँ पे पाइल जो है बाहर रहते हैं एनस के, पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन भी कई बार इसमें रहता है और ड्राई हार्ड स्टूल रहता है, बहुत हार्ड ड्राई स्टूल रहता है। तीसरी जो मेडिसिन कॉम्बिनेशन में लेनी है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका यहाँ पे उन लोगों के लिए काम करती है जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। स्टूल बहुत हार्ड तो नहीं है, लेकिन कई बार उसको जाना होता है, तब जाके स्टूल पास होता है। सेडेंट्री लाइफ है, एक्सटर्नल पाइल्स हैं जिनमें पेन है, ईचिंग है। मेडिसिन जो एक्सटर्नल पाइल्स की है वो है कैलकेरिया फ्लोर। इसमें काफ़ी बड़े पाइल्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल बाहर ही वो लटके रहते हैं, पेन रहता है, कई बार हार्डनेस भी देखने को मिलती है, स्टूल भी हार्ड रहता है। तो कैलकेरिया फ्लोर 30 को भी इस कॉम्बिनेशन में 5 ml ऐड कर लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉम्बिनेशन की, वो है रेटानिया। रेटानिया 30 पोटेंसी में लेना है। बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग, इतना तीखा दर्द रहता है, पेशेंट कई बार बोलता है कि उसको मुंह पे कपड़ा लगा के रोना होता है, इतनी बर्निंग, इतनी जलन देखने को मिलती है। स्टूल के बाद तो बहुत बुरा हाल रहता है। तो रेटाइना 30 को भी इस कॉम्बिनेशन में 5 ml ले लेंगे। ये कॉम्बिनेशन बना के इसकी 6 से 7 बूंदे पेशेंट दिन में 3 बार लेगा, तो आप देखेंगे कि उसकी सारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी और बहुत अच्छे से जो पेशेंट है वो अपनी डेली लाइफ में जो इरिटेशन, जो पेन है वो उसका गायब हो जाएगा एक्सटर्नल पाइल्स के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनल पाइल्स के लिए, जो पाइल्स रेक्टम में अंदर सिचुएटेड हैं, जो मोस्टली ब्लीड करते हैं, जिनमें खून निकलने की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है, पेन भी कई बार रहता है इनमें, पेन भी, इनमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है हेमामेलिस। ब्लीडिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन है, कहीं से भी ब्लीडिंग होती हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो, हेमामेलिस 30 को हम लेंगे इंटरनल पाइल्स के लिए जिनमें ब्लीडिंग होती है। और इसको भी अपने कॉम्बिनेशन में हमें 5 ml ऐड कर लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है इसकी वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में लेना है। जब पाइल ड्यूरिंग द स्टूल प्रोट्यूड होते हैं, मतलब स्टूल के साथ में बाहर लटक जाते हों, ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसके साथ में, मतलब पहले वो इंटरनल पाइल है लेकिन स्टूल जब इसे निकलता है फिर वो बाहर आ जाते हैं और ब्लीडिंग काफ़ी देखने को मिलती है, नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में कॉम्बिनेशन में लेंगे। थर्ड मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन की है वो है एलोए, एलोइसोकोट्रेना। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और गिलोय से बनी दवाई है। बड़े बड़े पाइल्स जहाँ पे देखने को मिलते हैं, साइज बहुत ज़्यादा रहे, बाहर निकल जाएं स्टूल के साथ, वैसे अंदर रहें स्टूल के साथ बाहर निकल जाएं, बर्निंग सेंसेशन, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिले, ऐसे सभी इंटरनल पाइल्स की जो मेडिसिन है वो होती है अलोई। अलोई 30 पोटेंसी में लेना है कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट मेडिसिन इंटरनल पाइल्स की है रेटानिया 30। ये हमने इंटरनल में भी, एक्सटर्नल पाइल्स में भी लिया था, इंटरनल में भी इसको ले रहे हैं क्योंकि ये बर्निंग और पेन कई बार इंटरनल पाइल्स में भी देखने को मिलता है ब्लीडिंग के साथ में, और उस कंडीशन को ये मेडिसिन ठीक करती है। तो ये हम इंटरनल पाइल्स का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। इसकी भी 5 से 7 बूंदे पेशेंट को लेनी है दिन में 3 बार। आप देखेंगे कि पेशेंट की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, उसको बहुत आराम से उसके जो पाइल की कंडीशन है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होगी और
बहुत सारे पेशेंट को आप जो है सर्जरी की टेबल से वापस ले आएंगे। तो ये था आज का वीडियो इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।